बताओ। Government will interfere in the religion but with equal. विद इक्वल आई। और गवर्नमेंट विल नॉट बायस्ड विद एनी रिलीजन। गवर्नमेंट विल इंटरफियर into religious affairs of the individual but it will not discriminate with any religion। पढ़ नहीं रही? बैठो। फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी कमेटी ने रिकमेंड की थी? सरदार सरोवर सिंह कमेटी ने। बैठ। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 10 है पर अभी तो 11 है। हाँ, पहले 10 के बाद ठीक है, बैठ जाओ। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से ईयर में इनेक्ट किया गया था? पढ़ो। पढ़ नहीं रही? पढ़ा नहीं घर पे जाके तो याद नहीं? खड़े होके बोला 1976। बैठ। राइट टू प्रॉपर्टी कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से वापस ले लिया गया था? नहीं, कीप योर हैंड डाउन, आई विल आस्क। कॉपी को खोल के देखा करो घर पे जाके। याद नहीं रहता या पढ़ाई नहीं? दोनों चीजों में हाँ कर दी। याद नहीं रहता कि पढ़ा नहीं? पढ़ा नहीं तो पढ़ो ना जाके घर पे यार। बैठ जाओ। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से ईयर में हुआ था? 1978। ओके। कौन थे प्राइम मिनिस्टर? बैठ जाओ। नहीं, जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? बोलो मत। वो तो बोल दिया उन्होंने, मोरारजी देसाई। तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के जो 2 बार बने थे? बताओ। गुलजारी लाल नंदा। बैठ जाओ। और क्या किया था हमने लास्ट क्लास में? ओके। आप लास्ट में, हाँ, कार्ल मार्क्स की 2 बुक्स के नाम बताओ। बैठ जाओ। लिखी थी आपने? चलो देख के बता दो कौन सी थी। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्या होता है कम्युनिज्म का मतलब? क्या होता है? कम्युनिस्ट वर्ड से ही, कम्युनिज्म से ही कम्युनिस्ट वर्ड आया है। तो कम्युनिस्ट किसको बोलेंगे? मैंने ये बात ही बताई थी लास्ट क्लास में कि अगर आप किसी को मार्क्सिस्ट बोल रहे हो, सोशलिस्ट बोल रहे हो, कम्युनिस्ट बोल रहे हो, तो मतलब क्या क्या बोलना चाह रहे हो? जो राइट टू प्रॉपर्टी में बिलीव नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी में। राइट टू प्रॉपर्टी नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं मानते कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी कोई कंसेप्ट होना चाहिए, वो होते हैं कम्युनिस्ट। ठीक है, बैठ जाओ। किसी एक कम्युनिस्ट कंट्री का एग्जांपल दो। कम्युनिस्ट कंट्री? हाँ। चाइना। और नहीं पता। ठीक है। नहीं, ब्रिटेन नहीं है। बैठ जाओ। ब्रिटेन कम्युनिस्ट नहीं है। ब्रिटेन तो सोशलिस्ट है और कैपिटलिस्ट है, मतलब मिक्स है ब्रिटेन, लाइक अस, कि हम मिक्स हैं। कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का मिक्सचर इज सोशलिज्म। ठीक है, तो ब्रिटेन इज लाइक अस, हालांकि वो फेवर करते हैं कैपिटलिज्म को। मैंने बताई थी 2 कंट्री,
पाकिस्तान एंड नहीं, वहां पे तो स्ट्रेटोक्रेसी था। स्ट्रेटोक्रेसी क्या था? रूल बाय मिलिट्री। रसिया बताया था दूसरा। बैठ जाइए। कौन है रसिया के प्रेसिडेंट? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है। यूएसएसआर क्या था? सर वहाँ से सरदार है सर के फंडामेंटल ड्यूटीज ली थी। ठीक है। था क्या? यूएसएसआर क्या था? सर्वेशन की पार्टी। हाँ, सर्वेशन और रसिया और 14 कंट्रीज का ग्रुप। ठीक है, बैठ जाओ। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने पढ़ा था, कौन से कमेटी से रिकमेंड हुई थी? सरदार सौरन सिंह कमेटी बनाई थी। किसने बनाई थी? किसने बनाई थी ये कमेटी? नहीं, जवाहरलाल नेहरू तो 1964 में मर गए थे। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को ये लगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट हैं हम लोगों के पास। ठीक है, उस टाइम पे 7 फंडामेंटल राइट होते थे, अभी 6 फंडामेंटल राइट हैं हम लोगों के पास। ठीक है, कौन सा एक राइट हट गया? राइट टू प्रॉपर्टी हट गया था। ठीक है, तो उनको लगा कि जब हम लोगों के पास फंडामेंटल राइट हैं तो हमारी कुछ ड्यूटीज भी होनी चाहिए नेशन के प्रति। तब उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, सरदार सौरन सिंह कमेटी, और उनको बोला था कि फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड करो। ठीक है, तो उन्होंने ये ड्यूटीज जो हैं यूएसएसआर से इंक्लूड की थी। यूएसएसआर का मतलब है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सोशलिस्ट का मतलब आप लोगों को पता है, और यूनियन का मतलब ही पता है। सोवियत का मतलब होता है, स्पेसिफिकली उसको रूस के लिए ही यूज किया जाता है, कि जहां पे एक इलेक्टेड काउंसिल होती है किसी भी प्लेस को गवर्न करने के लिए। ठीक है, तो सोवियत का मतलब होता है इलेक्टेड काउंसिल। ठीक है, सोवियत का मतलब लिख लो, क्या होता है? इलेक्टेड काउंसिल। काउंसिल इज लाइक गवर्नमेंट, वो इलेक्टेड होगी। ठीक है, और कितनी कंट्रीज का समूह था ये? 14 प्लस रसिया। 1922 में बना था। क्या बना था 1922 में? यूएसएसआर। यूएसएसआर कब बना था? 1922 में, जब रसिया और उस जैसी 14 और कंट्रीज ने, कौन सी 14 कंट्रीज थी? जैसे यूक्रेन है आज के टाइम का, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, जो हमने सेंट्रल एशियन कंट्रीज पढ़ी थी, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सेंट्रल एशियन कंट्रीज, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है, ये सब सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। तो ये सब, इवन यूक्रेन, बेलारूस, ये सब यूएसएसआर का पार्ट था। ठीक है, और बना था 1922 में और डिसइंटीग्रेट हुआ था 1991 में। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है किसी चीज का टूट जाना। ठीक है, डिसइंटीग्रेट, इंटीग्रेशन का मतलब एक होना, डिसइंटीग्रेट मतलब टूट जाना। तो डिसइंटीग्रेशन जो हुआ था वो हुआ था 1991 में। तो 1991 में रसिया एक अलग कंट्री बन के आया और बाकी जो है वो सेपरेट रिपब्लिक बन गए। जब मैं बोल रहा हूं सेपरेट रिपब्लिक बन गए तो मतलब क्या मेरे बोलने का? अलग अलग कंट्री बन गई जहां पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रूल कर रहे हैं। रिपब्लिक का मतलब यही था ना। रिपब्लिक का मतलब क्या था? हेड ऑफ द इज इलेक्टेड वन। ठीक है, अभी हम जब करंट अफेयर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि नेपाल में एक ऐसा सिचुएशन आ गया है। अभी नेपाल हमारी नेबरिंग कंट्री है।
ठीक है, नेपाल हमारी नेबरिंग कंट्री है, तिब्बत और इंडिया के बीच में है, नॉर्थ में। जो हमारा स्टेट है यूपी उत्तर प्रदेश, उसके ऊपर है नेपाल। तो नेपाल में अभी डेमोक्रेसी है और रिपब्लिक है, तो वहाँ के लोग मोनार्की डिमांड कर रहे हैं। अभी फिलहाल वहाँ पे काफी एक बड़ा मूवमेंट चल रहा है और वहाँ के लोग मोनार्की डिमांड कर रहे हैं। मोनार्की मतलब रूल बाय द किंग। ठीक है, नेपाल एक रिपब्लिक कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, ठीक है, और डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। अब वो डिमांड कर रहे हैं कि नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र बनाओ। तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो क्या चीज खत्म हो जाएगा? सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है कि सभी रिलीजन्स को इक्वल रखना, तो सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा। और मोनार्की की डिमांड कर रहे हैं तो क्या खत्म हो जाएगा? डेमोक्रेसी तो हो सकती है लेकिन रिपब्लिक खत्म हो जाएगा। हेड ऑफ द कंट्री जो है अगर मोनार्क होगा, राजा होगा, तो रिपब्लिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, डेमोक्रेसी तो खत्म कब होगा? मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, जब इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे। कि इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि किसी कंट्री में मोनार्कियल सिस्टम हो, स्टिल डेमोक्रेसी हो। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन, तो उसको हम कौन सी मोनार्की बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कि कॉन्स्टिट्यूशन भी है और मोनार्क भी है। तो मोनार्क अथॉरिटी नहीं चलेगी, मोनार्की वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा। ठीक है, सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से दस फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी और वो फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 4A में ऐड हुई थी। तो ये नंबर भी आपको ध्यान रखना है, 4A। तो एक नई चीज आ गई है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पार्ट हैं। ठीक है, पार्ट आर लाइक द चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, आर्टिकल आर लाइक इंडेक्स कि 1 नंबर पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, 4 पे क्या है, या सीरियल नंबर बोल लो आप। तो पार्ट्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? लाइक द चैप्टर। पार्ट आर लाइक चैप्टर, लिख भी सकते हो आप लोग, पार्ट आर लाइक चैप्टर। एंड देयर आर टोटल 25 पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कितने पार्ट्स हैं? 25। लेकिन जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 25 नहीं थे, तब 22 थे। तो इनिशियली देयर वर 22 पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ देयर आर 25 पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्ट्स आर लाइक द चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लिख लो ये चीज। डोंट ट्रस्ट योर माइंड, ज्यादा देर तक याद नहीं रहेंगी चीजें। वो जब समझते हैं तब याद रहती हैं, बाद में नहीं याद रहती। Initially there were 22 parts in Indian Constitution. Now there are 25 parts in Indian Constitution. कौन से ऐड हुए हैं? जब हम पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे। जैसे एक ये ऐड हो गया 4A, ठीक है, तो 4A नया पार्ट ऐड हो गया। सो नाउ देयर आर 25 पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन विच पार्ट? ऑप्शन होंगे। ठीक है, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 25। हाउ मेनी पार्ट्स वर देयर इनिशियली? 22। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 51 में ऐड की गई। ये भी इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल ड्यूटीज इंडिया के कौन से आर्टिकल में हैं? तो 51 में है। जैसे हमने देखा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो कौन सा आर्टिकल है? 368। तो वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ पे हैं? 51 में। जब हम ये पूरा सिलेबस करेंगे 11th-12th का, तो आपको कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद हो जाएंगे तब तक। ठीक है, तो धीरे धीरे हम उनको याद कर लेंगे कि कौन से पार्ट में क्या है। जैसे अगर इलेक्शंस की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 324 से 329 में इलेक्शंस गिवन है कि इलेक्शंस कैसे होंगे इंडिया में, कौन कंडक्ट कराएगा। ठीक है, तो हम धीरे धीरे याद कर लेंगे। तो अभी आप याद करना, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, आर्टिकल 51A है जहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, पार्ट आर लाइक द चैप्टर
इनिशियली 22 थे, अब 25 है। ठीक है, पढ़ो, अपनी बुक खोलो, वहीं पे लिख लेना मीनिंग्स जो हम लिखेंगे। पहली फंडामेंटल ड्यूटी क्या है हम लोगों की? फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी इज टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। पढ़ो, टू अबाइड, अबाइड के ऊपर लिख लो, अबाइड का मतलब होता है फॉलो करना। अबाइड मीन्स टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स। आइडियल्स आई हैव वर्ड आइडिया से, ठीक है। आइडियल्स को आप बोल सकते हो जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, स्लैश जो आइडियाज लिखे हुए हैं उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी है। आइडियल्स का मतलब है आइडियाज स्लैश प्रिंसिपल्स, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है। एंड इंस्टीट्यूशंस, और जो इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। एग्जाम्पल बताओ, अगर कोई आपसे पूछ ले कि कौन सा इंस्टीट्यूशन बनाया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने? पार्लियामेंट हो गया एक इंस्टीट्यूशन। अभी मैं बात कर रहा था इलेक्शन, तो इलेक्शन कमीशन बनाया है, ठीक है। ऐसे ही लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन हम पढ़ेंगे। फाइनेंस कमीशन हम पढ़ेंगे, इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट का पोस्ट भी एक इंस्टीट्यूशन है। तो इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, ठीक है, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है। द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है और नेशनल एंथम, ठीक है। सेकंड ड्यूटी क्या है? टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो चेरिश का मतलब क्या होता है? चेरिश करना मतलब किसी चीज को पॉजिटिव फीलिंग के साथ सपोर्ट करना। जब हम चेरिश करते हैं किसी के लिए, चीयर करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं? एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखो मीनिंग, टू हैव ए पॉजिटिव फीलिंग फॉर समथिंग। चेरिश का मतलब है टू हैव ए पॉजिटिव फीलिंग फॉर समथिंग। अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ पढ़ा नहीं रहा, वर्ड मीनिंग भी लिखवा रहा हूँ, और ये वर्ड मीनिंग आप लोगों को याद होनी चाहिए एक एक। चेरिश मीन्स टू हैव ए पॉजिटिव फीलिंग फॉर समथिंग। जहाँ पे स्पेलिंग की दिक्कत आए बेझिझक बोल देना, मैं लिख दूंगा, अदरवाइज मैं जहाँ पे इजी होंगी मैं नहीं लिखूंगा, अदरवाइज मैं लिख दूंगा। टू हैव ए पॉजिटिव फीलिंग फॉर समथिंग, तो उसको बोलेंगे चेरिश। फॉलो द नोबल आइडियल्स। नोबल का मतलब होता है गुड, नोबल का मतलब हो जाएगा यहाँ पे गुड। और राइट बोल सकते हो, जो राइट आइडियाज हैं या अच्छे आइडियाज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। विच इंस्पायर्ड आवर, इंस्पायर्ड तो पता होगा, मतलब मोटिवेट करते हैं जो हमें। इंस्पायर्ड का मतलब है मोटिवेट आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो उन सभी आइडियाज के लिए चेरिश कर रहा है जिससे हम लोगों को नेशनल फ्रीडम मिला है, ठीक है। देन थर्ड, टू अपहोल्ड। अपहोल्ड का मतलब होता है मेंटेन करना किसी चीज को। मेंटेन करना मतलब होता है किसी चीज को बनाए रखना, किसी चीज को बनाए रखना, मेंटेन करना। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मतलब सेल्फ रूल और इंडिपेंडेंस। सेल्फ रूल और इंडिपेंडेंस, जो हमारी इंडिपेंडेंस है उसको बनाए रखना। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और इंडिया की जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है उसको भी बनाए रखना। ये इंटीग्रिटी वर्ड हमने कब ऐड किया था? प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है। और कौन से दो वर्ड ऐड किए थे? सेकुलर एंड सोशलिस्ट, ठीक है। और वो सीक्वेंस भी याद रखना है, इंडिया इज ए सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सीक्वेंस में याद होना चाहिए। कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस, आगे पीछे कर देगा वर्ड को।
देन नेक्स्ट है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। रेंडर का मतलब होता है टू गिव हेल्प। रेंडर मतलब टू गिव या टू ऑफर हेल्प, गिव और ऑफर हेल्प। जब भी रिक्वायरमेंट पड़े तो हम लोग नेशनल सर्विस के लिए तैयार हो, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। हालांकि कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे आर्मी में सर्व करना कंपलसरी है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे नॉर्थ कोरिया, ठीक है, इजराइल। ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मिलिट्री में सर्विस करना कंपलसरी है। रीजन हाँ, रीजन क्या है क्यों वो कंपलसरी मिलिट्री सर्विस करते हैं? क्योंकि ये कंट्री छोटी हैं, एक तो पॉपुलेशन कम है, उतनी बड़ी आर्मी नहीं है इनके पास, और डेवलप्ड होने की वजह से आर्म फोर्सेस में कम लोग जाते हैं। हमारे यहाँ पे देखोगे तो आर्म फोर्स में जाने वाले बहुत लोग होते हैं, ठीक है। गांव में अगर चले जाओगे तो मोस्टली से पूछोगे कहाँ जाओगे, आगे क्या करोगे, बताएंगे, बोलेंगे आर्म फोर्स ज्वाइन करेंगे। लेकिन वहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, वहाँ पे एजुकेशन का लेवल हाई है तो लोग बाकी एक्टिविटीज में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो आर्म सर्विस के लिए कम लोग जाते हैं। तो उनको लगता है कि अगर रिक्वायरमेंट पड़ गई, जैसे अभी फिलहाल 2 वॉर चल रहे हैं, एक तो चल रहा है रसिया यूक्रेन वॉर और चल रहा है दूसरा इजराइल एंड गाजा वॉर। गाजा जो है वो एक पार्ट है पैलेस्टाइन कंट्री का, पैलेस्टाइन कंट्री है उसका एक पार्ट है गाजा, ठीक है। लेकिन उस पे मिलिटेंट रूल करते हैं। मिलिटेंट मींस द पर्सन विद द आर्म्स एंड एम्यूनेशन, वो रूल करते हैं उस पे, ठीक है। तो गाजा जो स्ट्रिप है, पट्टी है एक गाजा स्ट्रिप, ठीक है। तो गाजा स्ट्रिप और इजराइल के बीच में वॉर चल रहा है, तो वहां पे वो लोग बुला सकते हैं किसी भी टाइम मिलिट्री में सर्विस के लिए, तो वहां पे कंपलसरी मिलिट्री सर्विस है। इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। जो हम ये पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, ये नॉन इनफोर्सिएबल है। नॉन इनफोर्सिएबल का मतलब है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते ये बात मानने को। जो हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज में, तो आपसे वो पूछ सकता है आर फंडामेंटल ड्यूटीज इनफोर्सेबल? इनफोर्सेबल कैसे हो सकती है कोई चीज? कहाँ पूछे हुए हो? क्या पूछ रहा हूं मैं? पूछा क्या अभी मैंने? अभी राइट क्या पूछा मैंने? नहीं ध्यान है। मैं पूछ रहा हूं कोई चीज इनफोर्सेबल कैसे हो सकती है? कैसे किसी चीज को इनफोर्स कर सकते हो? हाँ, कैसे कर सकते हो? हाँ, किसी ने बोला था बाय लॉ बना के इन्फोर्स कर सकते हो ना किसी चीज को। आप इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इंडिया में कोई चीज को इन्फोर्स करना है तो उसके लिए लॉ बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो लॉ बनेगा तो ही वो चीज इन्फोर्सेबल हो सकती है, अदरवाइज वो चीज इन्फोर्सेबल नहीं हो सकती। तो ऐसा कोई लॉ नहीं बना जिससे इन फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स किया जा सके। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, आर फंडामेंटल ड्यूटीज इन्फोर्सेबल? तो आंसर इज नो। आर दीज जस्टिफिएबल? जस्टिसिएबल? तो उस केस में भी नो, या बोलो नॉन जस्टिसिएबल, नॉन इन्फोर्सेबल। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब है कोई पर्सन इनको लेके कोर्ट में नहीं जा सकता कि मुझे जस्टिस चाहिए, ये पर्सन, मैं नेशनल सॉन्ग गा रहा था या नेशनल एंथम गा रहा था और ये पर्सन खड़ा नहीं हुआ, ठीक है, तो मुझे उस चीज के लिए जस्टिस चाहिए, तो नॉन जस्टिसिएबल है ये, ठीक है। अगर आपकी किसी के साथ फाइट हो जाए तो आप जस्टिस के लिए जा सकते हो कोर्ट में कि द पर्सन हिट मी, वो जस्टिसिएबल है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसिएबल नहीं है, आप इनको लेके कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते किसी को इनको जस्टिफिएबल करने के लिए, या उसको दूसरे वे में बोल लो कि नॉन इन्फोर्सेबल है, ठीक है। तो दोनों चीजें हैं, नॉन इन्फोर्सेबल है और नॉन जस्टिसिएबल है। लेकिन इसी केस में जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे वो दोनों हैं, वो इन्फोर्सेबल भी हैं और जस्टिसिएबल भी हैं। अगर
इन्फोर्सेबल मतलब कि अगर गवर्नमेंट आपका कोई फंडामेंटल राइट को कर्ब कर रहा है, कर्ब मतलब रिस्ट्रिक्ट करना, कर्टेल करना, कट करना, ठीक है, उसको बोलेंगे कर्ब। अगर आपके किसी फंडामेंटल राइट को गवर्नमेंट कर्ब कर रहा है तो उस केस में आप कोर्ट में जा सकते हो, तो वो जस्टिसिएबल है। कोर्ट उसको इन्फोर्स करा सकता है गवर्नमेंट को बोल के कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, वो इन्फोर्सेबल है। समझ में आ रहा है फर्क जस्टिसिएबल और इन्फोर्सेबल में? ठीक है, इन्फोर्सेबल हो सकती है लॉ के द्वारा, जस्टिस के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो इनके लिए आप ना ही तो जस्टिस के लिए जा सकते हो फंडामेंटल ड्यूटीज के केस में, और ना ही ये इन्फोर्सेबल है। हालांकि सरदार सौरन सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था इस बात को कि ये जस्टिसिएबल होनी चाहिए, इन्फोर्सेबल होनी चाहिए, लेकिन उस बात को गवर्नमेंट ने नहीं माना। जैसे नेशनल फ्लैग को कोई डिसरिस्पेक्ट करता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन वो सर्टेन कंडीशंस देखी जाएंगी कि किस तरह से डिसरिस्पेक्ट किया है उसने। डिसरिस्पेक्ट का एक सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। सब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या होता है? मैंने एक वर्ड बोला सब्जेक्टिव क्राइटेरिया, एक होता है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। सब्जेक्टिव होता है इंडिविजुअल का क्राइटेरिया कि आपने उस चीज को कैसे देखा। सब्जेक्टिव जब कोई बोल रहा है, ये वर्ड आप सुनोगे, जब कोई बोल रहा है सब्जेक्टिव क्राइटेरिया, ये आपका मतलब ये आपका ओपिनियन है, आपका ओपिनियन एक पर्सन का सब्जेक्टिव क्राइटेरिया। जब आप बोल रहे हो कि एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, मतलब ये ग्रुप ऑफ पर्संस का आइडिया है। ग्रुप ऑफ पर्सन इस चीज को मानते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है वो, या ऑब्जेक्टिव थॉट है, और सब्जेक्टिव मतलब इंडिविजुअल का, ऑब्जेक्टिव मतलब ग्रुप का। ठीक है, तो ये बोल रहे थे कि नेशनल फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट हो रही है, तो डिसरिस्पेक्ट एक सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। आप कैसे बोलोगे कि डिसरिस्पेक्ट हो रही है? ठीक है, तो उस केस में सर्टेन रूल्स हैं, लेकिन वो एक्सेप्शंस में है। जनरली बात कर रहे हैं तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है, जस्टिसेबल नहीं है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे इंडियन फ्लैग एक्ट 1971 है, जहां पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि फ्लैग में ये चीजें नहीं कर सकते आप, लेकिन हमें उतने डिटेल में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता रहा। ठीक है, तो आपके केस में सिर्फ इतना ही पूछ सकता है क्या ये इन्फोर्सेबल है, नहीं है, जस्टिसेबल है, नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। रेंडर मतलब टू ऑफर हेल्प या गिव हेल्प व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब ऐसा करने के लिए आपको बुलाया जाए तो आपकी ड्यूटी, आपको जाना चाहिए, लेकिन फोर्स नहीं कर सकती गवर्नमेंट आपको कि आपको जाना ही पड़ेगा। देन टू प्रमोट हार्मोनी। हार्मोनी होता है मतलब पीसफुल को एग्जिस्टेंस, कि सब मिलजुल के रहें। हार्मोनी मतलब पीसफुल को एग्जिस्टेंस। पीसफुल को एग्जिस्टेंस मतलब कुछ लोग मिलजुल के रहें, उसको बोलेंगे हार्मनी। एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। स्पिरिट का मतलब होता है, स्पिरिट मतलब फीलिंग, स्पिरिट मतलब फीलिंग। लिख सकते हो जिसको नहीं पता है वर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचना दूसरे को पता है, तो हो सकता है उसको दूसरा ना पता हो, को वो बताओ, तो वर्ड नहीं पता उसको लिख लो वहीं पे। स्पिरिट मतलब फीलिंग ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, मतलब एक कॉमन भाईचारा हम लोगों के बीच में हो। ठीक है, तो उस चीज को हम लोगों को मेंटेन करना है। आगे तो जैसे आप लोग फर्दर क्लासेस में जब पॉलिटिकल साइंस को डिटेल में पढ़ोगे तो इस बात पे भी क्वेश्चन आएगा कि ये ब्रदरहुड ही क्यों है, सिस्टरहुड क्यों नहीं है। तो ये हमेशा पैट्रियार्कल सोसाइटी क्यों चलती है इंडिया में, वर्ड्स को मैस्कुलिन क्यों शो किया जाता है, फेमिनाइन क्यों नहीं शो किया जाता। ठीक है, लेकिन वो चीजें अभी आप लोगों के लेवल की नहीं है, तो हम ये अभी उनको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, मे भी बाद में नीचे पर पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे उन चीजों को। जैसे आप मेड डोमिनेटेड है, हाँ होती है, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं इंडिया की, कि इंडिया में क्यों यूज कर रहे हैं, जबकि इंडिया में तो राइट ऑफ इक्वालिटी है, मेल और फीमेल इक्वल है, इक्वल राइट्स है दोनों के पास। ठीक है, तो ये ऐसे वर्ड क्यों यूज किए गए, तो उसमें कई बार ये बोला जाता है कि ऐसे इसलिए यूज किए गए क्योंकि इंडिया एक बाय डिफॉल्ट का मतलब नेचुरल पैट्रियार्कल सोसाइटी है।
ठीक है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। उसको आप सिंपल वे में कहीं पे भी देख सकते हो, उसको आप क्लास रिप्रेजेंटेशन से ही देख लो, या आप कहीं पे बाजार में जाके खड़े हो जाओ और काउंट करो आपके सामने से कितने पर्सन एक टाइम पे गुजरेंगे, उनमें देख लो मेल कितने फीमेल कितने हैं। तो वो चीज बाय डिफॉल्ट है इंडिया में, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है, कोई चीज बाय डिफॉल्ट है तो वो भी गलत हो सकती है, ठीक है। तो वो इक्वालिटी राइट दिया गया है नहीं, उसके सर्टेन रीजंस हैं, कुछ हिस्टोरिकल रीजंस हैं जो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। देन common brotherhood amongst all the people of India, transcending मतलब to go beyond, transcending मतलब to go beyond, किससे बाहर निकल के, मतलब हमें इंडिया में कॉमन ब्रदरहुड चाहिए, किससे बाहर निकल के, रिलीजन, रेस, कास्ट, इनसे बाहर निकलो, ठीक है, टू गो बियॉन्ड, इनसे बाहर निकलो और एक कॉमन ब्रदरहुड चाहिए हमें, टू गो बियॉन्ड रिलीजन, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, जो इंडिया में अलग अलग डाइवर्सिटीज हैं उनसे बियॉन्ड जाके हम लोगों को इंडिया की में एक कॉमन ब्रदरहुड के लिए या कॉमन पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए कोशिश करनी है, ये बोला गया है, ठीक है। तो ट्रांसेंडिंग का मतलब होता है टू गो बियॉन्ड समथिंग। मतलब अलग अलग सेक्शंस हैं सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है, अलग अलग सेक्शंस हैं। वो सेक्शंस पॉलिटिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं कि कोई एक सर्टेन पॉलिटिकल ग्रुप को फेवर कर रहा है, दूसरा एक पॉलिटिकल ग्रुप को फेवर कर रहा है। वो सेक्शन पैसे मनी के फॉर्म में भी हो सकते हैं कि एक रिच सेक्शन है, एक पुअर सेक्शन है, उसको हम क्लास डिफरेंस बोल सकते हैं। वो सेक्शन कास्ट के बेस पे भी हो सकते हैं, वो सेक्शन मेल फीमेल के बेस पे भी हो सकते हैं कि मेल डोमिनेंट सेक्शन है, फीमेल डोमिनेंट सेक्शन है। तो सेक्शंस के बहुत सारे क्राइटेरिया हैं इंडिया में, डाइवर्सिटी अलग अलग लेवल्स पे। तो अलग अलग सेक्शन जो है उनसे बाहर निकलना है हमें, ये बोल रहा है कि उनसे ऊपर उठ के हम लोगों को इंडिया में कॉमन हार्मनी के लिए कोशिश करनी है, ठीक है। एंड टू रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब होता है, रिनाउंस मतलब टू गिव अप और टू लीव। रिनाउंस का मतलब होता है गिव अप और टू लीव, छोड़ देना किसी चीज को, ठीक है। रिनाउंस वर्ड वैसे यूज किया जाता है जनरली जो हर्मिट होते हैं उनके लिए। क्या होते हैं हर्मिट? हर्मिट तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, इंग्लिश की उसमें बुक में आता है। जो ये साधु महात्मा होते हैं इनको हर्मिट बोलते हैं, ठीक है। तो हर्मिट क्या करते हैं? दे रिनाउंस देयर लग्जूरियस लाइफस्टाइल या देयर जो एक सोसाइटल लाइफस्टाइल को त्याग कर देते हैं। दे लाइक टू लिव अलोन, वो अकेला रहना पसंद करते हैं, ठीक है। अब फिर प्रैक्टिकल चीजों में मत जाना कि वो नहीं रहते अकेले, ठीक है। प्रैक्टिकल में मत जाना, प्रैक्टिकल में कुछ चीजें अलग हो रही होंगी। हम थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं कि थ्योरेटिकली क्या है। रिनाउंस का मतलब होता है टू गिव अप, छोड़ देना, ठीक है। एग्जैक्ट ये वर्ड इंग्लिश में यूज किया जाता है जब कोई पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ या फैमिली लाइफ का त्याग कर देता है, तो उसके लिए रिनाउंस वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह से एब्डिकेट, जब कोई किंग या क्वीन अपनी पोजीशन को छोड़ देता है तो वहां एब्डिकेट वर्ड यूज कर देते हैं, ठीक है। सिमिलर वे में रिलिंक्विश, मतलब जब कोई किसी कंपनी में बड़ी पोस्ट पे बैठा कोई पर्सन, कोई सीईओ, कोई एमडी, उस अपनी पोस्ट को छोड़ देता है। आई एम नो लॉन्गर द सीईओ ऑफ दिस कंपनी, ठीक है। तो उस केस में वर्ड यूज करते हैं रिलिंक्विश। तो लिटरल मीनिंग क्या है तीनों वर्ड का? गिव अप करना, ठीक है। दैट्स व्हाई दीज ऑल आर सिनोनिम्स। सर अगर कोई छोटी पोस्ट वाला हो तो जिसे हाँ बोल सकते हो रिजाइन, ठीक है। तो ये सब क्या है? सिनोनिम्स है। सो सिनोनिम्स आर दोज वर्ड्स which have the same literal meaning, not meaning, literal meaning सेम होता है उनका। literal मैंने अभी एग्जांपल लेके आपको बताया कि तीन वर्ड हैं
परफेक्टली अपनी अपनी पोजीशन पे अलग अलग जगह पे यूज होते हैं, लेकिन हम तीनों को एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिनाउंस, गिव अप, टू लीव, एब्डिकेट, forsake, ठीक है, ये सब गिव अप के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अबंडन, ये सब सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो जितने याद रह जाए उतने याद रख लेना, बाकी हम इंग्लिश की क्लास में करेंगे, वो कैब की अलग से क्लासेस मिलेंगी आप लोगों को। FORSAKE। तो रिनाउंस क्या करना है? प्रैक्टिसेस, कौन सी प्रैक्टिसेस? डेरोगेटरी। डेरोगेटरी कौन सी होती हैं? डिसरिस्पेक्टफुल और समथिंग दैट लैक रिस्पेक्ट, और इंसल्टिंग भी बोल सकते हो आप इसको। चलो मैं एक ही बोलता हूं, इंसल्टिंग। डेरोगेटरी मतलब इंसल्टिंग, ठीक है, इंसल्टिंग होता है डेरोगेटरी का मतलब, ठीक है। और डिसरिस्पेक्ट मैंने दूसरा वर्ड बोला था, डिसरिस्पेक्ट या फिर इंसल्टिंग। डेरोगेटरी रिमार्क्स, टू पास ऑन डेरोगेटरी रिमार्क, ठीक है, मतलब आप किसी पे इंसल्टिंग रिमार्क पास कर रहे हो तो बोलते हैं टू पास ऑन डेरोगेटरी रिमार्क, ठीक है। टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, तो वुमेन्स की डिग्निटी के लिए, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए को बनाए रखने के लिए कुछ जो इंसल्टिंग वर्ड यूज किए जाते हैं सोसाइटी में वो यूज नहीं करने हैं, उनको छोड़ देना है, ये बात बोली गई है, ठीक है। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज। हेरिटेज मतलब ट्रेडिशन जो हमारा है, ओल्ड जो ट्रेडिशन है, जो हमारी पुरानी प्रथाएं हैं, रीति रिवाज है वो, ठीक है। रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट। कंपोजिट मतलब जो अलग अलग चीजों से मिलके बना होता है, मेकअप ऑफ डिफरेंट थिंग्स इज कंपोजिट। कंपोजिट क्या होता है? मेकअप ऑफ डिफरेंट थिंग्स। मैं पूछूंगा कल की क्लास में ये वर्ड मीनिंग एक एक, ठीक है। कंपोजिट कल्चर, तो हमारी कंपोजिट कल्चर जो है, जो हमारी अलग अलग पार्ट से मिलके कल्चर बनी हुई है, कहीं राजस्थान का कल्चर है, कहीं हरियाणा का कल्चर है, कहीं बिहार का कल्चर है, कहीं यूपी का कल्चर है, तो उस कंपोजिट कल्चर को मेंटेन रखना है हम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट द एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है पीटी और लव। सो पीटी जो कंपैशन है मतलब लव जो है एनिमल्स के लिए, ठीक है, या जो दया है उनके प्रति हमें वो शो करनी है, ठीक है। दया का मतलब ये होता है कि एक पॉजिटिव टोन में, ना कि नेगेटिव टोन में दया को यूज करें हम, ठीक है। देन अच्छा, इसके लिए हमने कुछ प्रोविजंस भी किए हैं, जैसे हमारा एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, पढ़ा होगा आप लोगों ने शायद, कौन से ईयर का? 1972। तो हमारा एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, ये भी इंदिरा गांधी के टाइम पे ही आया था, ठीक है, क्योंकि उस वक्त वही प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। एक बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी है 2002 का, ठीक है। एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी है 1986 का। ये तीनों आपको याद रखने हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। लिख रहा हूं मैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये तीनों आपको याद रखने हैं ईयर वाइज,
कि कौन से ईयर में कौन सा आया था। डन। बायोडाइवर्सिटी 2002। The next fundamental duty है to develop the scientific temper। हमें एक scientific temper develop करना है। scientific temper का मतलब क्या होता है? scientific का मतलब क्या होगा? जहां पे हम क्यूरियस हो किसी चीज के बारे में जानने में कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, साइंस में क्या होता है? साइंस द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनाज। पढ़ा होगा आप लोगों ने ये चीज शायद। ठीक है, तो नेचर में कोई चीज क्यों हो रहा है, ठीक है, तो उसका आंसर देता है वाई का आंसर देता है साइंस। ठीक है, तो हमें हर चीज में साइंटिफिक टेम्पर रखना है। हर चीज, कोई चीज हो रही है तो उसको ऐसे ही नहीं मान लेना कि ठीक है ये चीज हो रही है, उससे पूछो कि वो क्यों हो रही है, वाई। ठीक है, तो ये चीज जो सुपरस्टिशियस थिंग्स हैं उनको दूर करने के लिए रखी गई थी ये फंडामेंटल ड्यूटी, कि हम लोग ऐसे ही सुपरस्टिशन में, ब्लैक मैजिक में विश्वास ना करें, हर चीज पे साइंटिफिक टेम्पर लगाएं कि ये चीज क्यों हो रही है, अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, टेम्पर का मतलब कैरेक्टर लगा लो या फिर आपका नेचर लगा लो, कि आपका जो टेम्पर जो है, साइंटिफिक टेम्पर मतलब नेचर या कैरेक्टर। ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। नेक्स्ट है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जोर वायलेंस। एब्जोर का मतलब क्या होना चाहिए? हाँ, मतलब उस चीज को गिव अप करना या छोड़ देना। सेम जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी, रिनाउंस का मतलब, तो रिनाउंस का ही सैनोनिम है एब्जोर भी। अवॉइड भी बोल सकते हो। डन। एथिस्ट का मीनिंग क्या बताया था मैंने? रुको भाई रुको। Who believe in God या who do not believe in God? Who do not believe in God? हाँ, वही पूछ रहा हूँ। अगला एग्नोस्टिक क्या बताया था? थे नहीं उस दिन आप क्लास में? एग्नोस्टिक होता है who are doubtful about the existence of God, जिनको डाउट हो कि वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, और पॉलीथीज्म who believe in multiple religions और गॉड। ठीक है, और उल्टा क्या हो जाएगा इसका? मोनोथीज्म। ठीक है, मोनोथीज्म या मोनोथीस्ट, थीस्ट तो पर्सन हो जाएगा, और थीज्म क्या होती है? फिलोसफी और आइडियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स। स्ट्राइव का मतलब होता है टू ट्राई वेरी हार्ड। स्ट्राइव का मतलब होता है टू ट्राई वेरी हार्ड। टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, so that nation मतलब थोड़ा सारे बोल देते हो, समझ में किसी कुछ नहीं आता क्या बोल रहे हो। मतलब एक कॉमन बिलीफ को मानने वाले लोग जहां पे रहते होंगे वो एक नेशन बनाएंगे। वो कॉमन बिलीफ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो कॉमन बिलीफ रिलीजियस हो सकता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके हो सकता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर थिंग्स में हो सकता है, तो वो कॉमन बिलीफ कुछ भी हो सकता है। तो नेशन होता है जहां पे कॉमन बिलीफ को मानने वाले लोग रहते हो। तो इंडिया को हम नेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, हम एक नेशनल एंथम में बिलीव करते हैं, एक नेशनल सॉन्ग में बिलीव करते हैं, एक नेशनल एनिमल में बिलीव करते हैं, नेशनल फ्लैग में बिलीव करते हैं। तो इसलिए इंडिया एक नेशन है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था दैट देयर आर मल्टीपल नेशंस विद इन इंडिया।
तो अगर कोई बोले कि प्रूव इट देयर आर मल्टीपल नेशंस विद इन इंडिया, तो कैसे प्रूव करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, हरियाणवी कल्चर के बेस पे, ठीक है, रिलीजन के बेस पे, ठीक है, मतलब बता सकते हो दैट इसके बेस पे इंडिया को आप डिवाइड कर सकते हो। तो आप बोल सकते हो कि जैसे बिहारी बोलने वाले एक नेशन है क्योंकि वो बिहारी में बिलीव करते हैं, ठीक है। तेलुगु बोलने वाले एक नेशन बनाएंगे कि वो तेलुगु में बिलीव करते हैं। वो कौन सी लैंग्वेज बताई थी मैंने? ये तमिल, तेलुगु, मलयालम, द्रविडियन लैंग्वेज, ठीक है। To strive towards excellence in all sphere of individual and collective activity, so that the nation constantly rise to a higher level of endeavors. Endeavor का मतलब? हाँ, एंडेवर बोल सकते हो एक तरह से। एंडेवर्स मीन्स एफर्ट और एम। हमें एम करना है कि हम और ज्यादा ऊंचे जाएं, ठीक है। एम या देखो यहाँ पे हमें देखना है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग का मतलब समझते हो? क्या मतलब होता है? गिनना। किसकी टैगलाइन है ये? ये किसी एक फेमस कंपनी की टैगलाइन है इंडिया में, काउंट ऑन अस। हाँ, मारुति की टैगलाइन है ये, काउंट ऑन अस। कभी भी मारुति की ऐड देखो तो लास्ट में लिखा आता है काउंट ऑन अस। तो अभी काउंट का मतलब गिनना नहीं होगा, तो ये कॉन्टेक्चुअल मीनिंग लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे काउंट का मतलब होता है भरोसा करना, काउंट ऑन अस, बिलीव ऑन अस। तो यहाँ काउंट का मतलब होगा बिलीव, तो ये होता है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। ये है विदाउट कॉन्टेक्स्ट। सिंगल एक वर्ड का मीनिंग क्या होगा वो हमेशा अलग होगा, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग चेंज होगा, ठीक है। तो एंडेवर का मतलब वैसे एफर्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम कॉन्टेक्चुअली यूज करेंगे एम, कि हमें और ज्यादा हायर एम करना है, ठीक है। समझ में आ गया कॉन्टेक्चुअल? ये कॉन्टेक्चुअल मतलब जब आप उसको सेंटेंस में यूज कर रहे हो तो मीनिंग में चेंज। एंडेवर्स एंड अचीवमेंट्स। देन उसके बाद जो लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी है इसको बाद में ऐड किया गया था। इनिशियली सिर्फ 10 ही फंडामेंटल ड्यूटी थे, तो इसलिए ये स्टार लगाया हुआ है। स्टार को नीचे पढ़ेंगे भी हम। हु इज ए पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस मे बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर, ठीक है। ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी था जिसको बाद में ऐड किया गया था। कब ऐड किया गया था? नीचे लिखा हुआ है, के वाज इंसर्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशनल 86th अमेंडमेंट, ठीक है। तो याद रखना है आपको, हमने कौन कौन से अमेंडमेंट पढ़ लिए? 42nd, 44, अब 86। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में दो चीजें हुई। पहली, फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई। दूसरी, फंडामेंटल राइट ऐड हुआ, आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। हाँ, आर्टिकल 21A नीचे, इसके नीचे ही लिख लो। एक फंडामेंटल राइट भी ऐड हुआ, आर्टिकल 21A इज राइट टू एजुकेशन, कि इंडिया में अब राइट टू एजुकेशन हर एक पर्सन का फंडामेंटल राइट है। तो 2002 से पहले वो नहीं था, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट है, उसी को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स खोलती है, ठीक है। तो को पूछ ले, राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, ठीक है। कब डाला गया? 2002 में, ठीक है। किसके द्वारा डाला गया? उस टाइम पे यूपीए गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को याद रखना।
86th। हमने मैंने आप लोगों की प्राइम मिनिस्टर करवाई थी, तो उसमें हमने जवाहरलाल नेहरू के बारे में 2-3 चीजें पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ी थी? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर डाइड इन ऑफिस। डाइड इन ऑफिस का मतलब वाइल सर्विंग ए पोस्ट, और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर टिल डेट। ठीक है, उनकी एक बुक थी, उसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, लिख लो कहीं पे, मैं हर क्लास में कुछ ना कुछ फैक्ट ऐड कराऊंगा ताकि आप लोगों को वो बढ़ते जाएं फैक्ट। उनकी बुक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जो मल्टीपर्पज डैम है, मल्टीपर्पज डैम सुने क्या होते हैं? मल्टीपर्पज डैम पढ़े, क्योंकि आप पढ़ के आ चुके हो मल्टीपर्पज डैम। मल्टीपल वर्क्स हो सकते हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, इरिगेशन के लिए यूज करना। ठीक है, डोमेस्टिक वाटर को, डोमेस्टिक सप्लाई के लिए वाटर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपर्पज डैम समझ गए। तो मल्टीपर्पज डैम्स को जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था? टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्या बोला था? टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये भी आप पढ़ के आ चुके हो, मैं जस्ट रिमाइंड करा रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना। He said these are the temples of modern India. ठीक है, he brings 5-year plan in India. क्या लेके आए? 5-year plan. 5-year plan क्या थे? पहले तो लिखो, he brings 5-year plan in India from USSR. From USSR. तो यूएसएसआर से एक और चीज क्या ली थी हमने? एक ये तो हो, कोई दूसरा बताओ ना। फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, और प्रीएम्बल कहां से लिया था? यूएसए से। और लैंग्वेज कहां से ली थी? ऑस्ट्रेलिया से। और उसमें 3 वर्ड कहां से लिए थे? कौन कौन से 3 वर्ड? जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी। और कब हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन? हाँ, 1789 में। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ब्रिंग्स 5-year प्लान इन इंडिया। तो 5-year प्लान लेके आए थे। 5-year प्लान में क्या होता था? हम 5 साल का प्लान करते थे कि हम क्या करेंगे इंडिया में। इंडिया को डेवलप्ड करने के लिए 5 साल का प्लान तैयार करते थे। ठीक है, तो ऐसे टोटल 12 5-year प्लान आए थे इंडिया में। कितने? 12। ठीक है, 12 5-year प्लान आए। हम उनको बाद में पढ़ेंगे हालांकि। ठीक है, जो लास्ट 5-year प्लान आया था वो आया था 2012 से 2017 तक। ठीक है, तो उसके लिए प्लानिंग कमीशन होता था इंडिया में। प्लान्स को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या होता था? प्लानिंग कमीशन। अब उसको एक बॉडी ने बदल लिया। नाम बता सकते हो? तो ये आप लोगों का होमवर्क है। बाकी भी पढ़ना है, वो भी होमवर्क है। कि ये होमवर्क आप लोग सर्च आउट करके लेके आना है कि कौन सी बॉडी ने प्लानिंग कमीशन को बदला है। Which body replaced Planning Commission of India?